हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नसोपीडिया। आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे साइकोथेरेपीज। ठीक है। ये लेक्चर 15 है हमारा मेंटल हेल्थ नर्सिंग का। इसके पहले मैंने 14 लेक्चर्स बना रखे हैं। अब ये लास्ट लेक्चर होगा हमारा। इसके बाद से अब हम जितनी भी डिजीज होती हैं उनको सीरियल वाइज पढ़ना शुरू कर देंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो के अंदर हम मेनली साइकोथेरेपीज पे फोकस करने वाले हैं। जितनी भी टाइप की साइकोथेरेपीज होती हैं, आपकी इंडिविजुअल साइकोथेरेपी, ग्रुप थेरेपी, फैमिली थेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, इन सब के बारे में आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। तो साइकोथेरेपी बेसिक सा मतलब क्या होता है? साइकोथेरेपी यानी कि इसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ बातें करके या फिर जो भी नॉन फार्मेकोलॉजिकल मेथड्स होते हैं, यानी कि बिना दवाइयों का यूज किए हुए सिर्फ और सिर्फ बात करके, इंटरव्यू करके, कुछ सजेशंस को देके हम पेशेंट के थॉट्स के अंदर, बिहेवियर के अंदर चेंज लाते हैं। ठीक है, तो उसे हम साइकोथेरेपी बोलते हैं। A method of treatment based on development of therapeutic relationship between client and therapist for the purpose of positive modification of behavior। यानी कि साइकोथेरेपी क्या है? एक मेथड है ट्रीटमेंट का। जो भी मेंटली इल पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर, इसके अंदर क्या होता है कि जो क्लाइंट होता है और थेरेपिस्ट होता है वो आपस में एक थेरेपेटिक रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं। ठीक है, और उसके थ्रू उनका मेन पर्पस क्या होता है कि वो एक पॉजिटिव मॉडिफिकेशन या पॉजिटिव चेंज ला सके पर्सन के बिहेवियर में, थिंकिंग प्रोसेस के अंदर। यूज ऑफ ग्रुप ऑफ टेक्निक, मतलब इसके अंदर हम कई सारी टेक्निक्स का यूज करते हैं, जैसे सजेशन देना, री एजुकेट करना, हिप्नोटाइज करना, या फिर साइको एनालिसिस का यूज करके। ठीक है, टू मॉडिफाई बिहेवियर, फीलिंग, एटीट्यूड ऑफ अ क्लाइंट। ओके, इट इज अ मेथड ऑफ ट्रीटिंग साइकिक डिसऑर्डर्स, यानी कि एक मेथड है जो भी साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स होते हैं उनको ट्रीट करने का बाय मेंटली रेदर देन फार्मेकोलॉजिकल मीन्स, यानी कि ड्रग्स के यूज के बिना हम यहाँ पे ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। इट इज अ systemic treatment provided by verbal communication to relieve the patient symptoms and modify behavior। यानी कि इसके अंदर हम क्या करते हैं? वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू पेशेंट के सिम्टम्स को कम करते हैं और उसके बिहेवियर को मॉडिफाई करते हुए उसे एक पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर लेके जाते हैं। देयर शुड बी गुड रैपोर्ट, यानी कि एक जो थेरेपिस्ट होता है और जो क्लाइंट होते हैं उनके बीच में एक अच्छा रिलेशन होना चाहिए, ताकि जो भी बातें हैं क्लाइंट अपनी शेयर कर पाए और थेरेपिस्ट प्रॉपरली समझा पाए। अगर क्लाइंट थेरेपिस्ट की रिस्पेक्ट नहीं करेगा तो उनकी बातों को भी वो कैच नहीं कर पाएगा, समझ नहीं पाएगा और वो ट्रीटमेंट इफेक्टिवली ले नहीं पाएगा। ठीक है, और इसीलिए गुड रिपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इफेक्टिव साइकोथेरेपी के लिए। अब साइकोथेरेपी के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं? ठीक है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि हम जो भी इमोशनल डिस्ट्रेस है, इमोशनल डिस्ट्रेस को कम करने के लिए जो कोपिंग स्किल्स होती हैं, मैंने आपको डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर भी पढ़ा रखी है कोपिंग स्किल्स। कुछ कोपिंग स्किल्स वो होती हैं जो हमारा ईगो डिफेंस मैकेनिज्म वाली होती हैं, और कुछ जनरल कोपिंग स्किल्स होती हैं, उनको इम्प्रूव करने के लिए हम साइकोथेरेपीज प्रोवाइड करते हैं। टू मॉडिफाई माल एडेप्टिव थॉट्स बिहेवियर। ठीक है, तो यानी कि जो भी एबनॉर्मल थॉट प्रोसेस है, बिहेवियर है, उसको वापस से एडेप्टिव फॉर्म के अंदर लेके आने के लिए। इंक्रीज इंसाइट इन प्रॉब्लम्स, यानी कि एक जो अंदर आत्मा होती है ना कि हाँ हमको पता चल रहा है कि हमको कोई प्रॉब्लम है, ट्रीटमेंट लेने की जरूरत है, तो उसको वापस से बढ़ाने के लिए ऐसा किया जाता है। टू इम्प्रूव इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, जो फैमिली थेरेपी प्रोवाइड की जाती है ताकि हम आपस में रिलेशन हमारा अच्छा बिल्ड हो पाए फैमिली के अंदर। टू प्रमोट पर्सनालिटी ग्रोथ एंड एडजस्टमेंट। ठीक है, यानी कि पर्सनालिटी की ग्रोथ हो पाए और एडजस्टमेंट आराम से इंसान कर पाए। अब इंडिकेशंस, यानी कि किन किन केसेस के अंदर हमें साइकोथेरेपी देनी होती है, किन केसेस के अंदर साइकोथेरेपी देनी है, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि किन केसेस में नहीं देनी है साइकोथेरेपी। इसके बाद हम उसको देखते हैं। पहले इंडिकेशंस पढ़ेंगे, फिर कॉन्ट्रा इंडिकेशंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो साइकोथेरेपी यूजफुल होती है हमारा एंजाइटी डिसऑर्डर के अंदर, डिप्रेशन के अंदर, फोबिया के अंदर,
ओसीडी यानी कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के अंदर, पर्सनालिटी डिसऑर्डर के अंदर, साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर के अंदर, स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स के अंदर, एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स के अंदर, माइल्ड टू मॉडरेट मेंटल इलनेस के अंदर। अगर आपको ये सारे डिसऑर्डर्स नहीं पता है तो थोड़ा सा आप वेट करो, इसके बाद बस अब कंटिन्यूअसली मैं डिसऑर्डर्स के बारे में आपको पढ़ाने वाला हूँ, तो वहां से आपको क्लियर हो जाएंगे सारे के सारे डिसऑर्डर्स। ठीक है, तो इन सारे डिसऑर्डर्स के अंदर हम यूज में लेते हैं साइकोथेरेपी। अब हम देखते हैं कब हमें साइकोथेरेपी का यूज नहीं करना है या फिर इन केसेस में साइकोथेरेपी उतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं होती है। लाइक सीवियर साइकोटिक डिसऑर्डर्स, यानी कि किसी को सिजोफ्रेनिया हो जाए, ज्यादा लेवल पे क्रॉनिक हो जाए, ठीक है, एक्यूट यानी कि शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर हो गया है सिजोफ्रेनिया, तब इफेक्टिव नहीं होगा। सीवियर मेनिया हुआ है, या एक्यूट की जगह आप सीवियर कर लो, ठीक है, यानी कि शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर ज्यादा हो गया है सिजोफ्रेनिया, ये सिम्टम्स ज्यादा आने लगे हैं, या फिर सीवियर मेनिया है, सीवियर साइकोटिक डिप्रेशन है, पेशेंट हैज पुअर इनसाइट, पेशेंट का इनसाइट प्रेजेंट नहीं है या फिर बहुत कम है, और उसकी जो रियलिटी की टेस्टिंग यानी कि जो उसका रियलिटी से बहुत ज्यादा दूर वो चला जा चुका है, ठीक है, तो रियलिटी से बिल्कुल भी मेल नहीं खा रहा है। नेक्स्ट इज सीवियर कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, यानी कि जब पेशेंट को समझ में नहीं आ रही चीजें, कॉग्निटिव यानी कि थिंकिंग एबिलिटीज, लाइक डिमेंशिया के अंदर इंसान बार बार मेमोरी लॉस कर रहा होता है, उसे चीजें याद नहीं होती हैं, समझ में नहीं आती हैं, तब इनका यूज नहीं किया जाता है, तब साइकोथेरेपीज इफेक्टिव नहीं होगी, क्योंकि वो पिछले सेशन में क्या बताया गया था वो भूल जाएगा अगले सेशन के अंदर, तो वहां पे आप कैसे ही किसी को ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर पाओगे साइकोथेरेपी के थ्रू। यहाँ पे फिर जो अदर फार्मेकोलॉजिकल मेथड्स होते हैं उनका यूज लिया जाएगा, ठीक है, जब पेशेंट समझ ना पाए बातों को या फिर पार्टिसिपेट ना कर पाए मीनिंगफुली, तब हम साइकोथेरेपीज नहीं प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट फिर है एक्यूट ऑर्गेनिक ब्रेन कंडीशंस, लाइक अब यहाँ पे तो क्रॉनिक वाली थी कंडीशन लाइक डिमेंशिया, अब हम देखते हैं एक्यूट ब्रेन कंडीशन लाइक डिलीरियम। डिलीरियम डिमेंशिया की तरह चीज होती है, बट ये क्या होता है, रिवर्सिबल होता है, यानी कि एक बार अगर किसी को मान लो चोट लग जाए, डिलीरियम होने का मतलब होता है कि मेमोरी लॉस हो रहा है, हेड इंजरी है, ब्रेन के अंदर कोई इन्फेक्शन है, जिसकी वजह से हमारा जो मेंटल स्टेटस है वो अनस्टेबल है, तब हम नहीं प्रोवाइड करेंगे साइकोथेरेपी को। नेक्स्ट फिर अनकोऑपरेटिव और अनमोटिवेटेड पेशेंट्स के अंदर, यानी कि जो कि कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, बात ही नहीं करना चाह रहे हैं, या फिर जो मोटिवेटेड नहीं है, वो थेरेपीज के लिए मना कर देंगे, तो उनके साथ हम नहीं साइकोथेरेपी परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट फिर है सीवियर डिप्रेशन विद सुसाइडल रिस्क। अब जो भी पेशेंट सुसाइडल रिस्क वाले होते हैं, सीवियर डिप्रेशन के होते हैं, उनके लिए सबसे इफेक्टिव होती है ईसीटी, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, जो कि मैंने आपको पढ़ा रखी है, अगर आपने नहीं देखा है वीडियो तो आप देख लेना, प्लेलिस्ट के अंदर सारे लेक्चर्स अरेंज्ड है, ठीक है। नेक्स्ट फिर सीवियर एंजाइटी और थॉट डिसऑर्डर, ठीक है, थॉट डिसऑर्डर या एंजाइटी डिसऑर्डर है, तब भी हम साइकोथेरेपी नहीं देंगे क्योंकि उतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगी। नेक्स्ट फिर विड्रॉल स्टेट, यानी कि थेरेपी इज पोस्टपोन्ड अंटिल द पेशेंट बिकम स्टेबल, जैसे कि मान लो जो अल्कोहल विड्रॉल वाले पेशेंट्स होते हैं या फिर ड्रग विड्रॉल वाले पेशेंट्स होते हैं, तो उनके अंदर हम साइकोथेरेपी नहीं प्रोवाइड कर सकते, क्योंकि वो कई बार क्या होता है ज्यादा एक अग्रेसिव हो जाते हैं, मारपीट पे उतारू हो जाते हैं, तो उनको हम साइकोथेरेपी के थ्रू नहीं ट्रीट कर सकते हैं। यानी कि आप ऐसे बेसिक समझ सकते हो कि जो भी सीवियर डिसऑर्डर्स हैं या फिर जो हमारे मेमोरी डिसऑर्डर हैं, थॉट डिसऑर्डर्स हैं, थिंकिंग डिसऑर्डर्स हैं, उनके अंदर हम नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे साइकोथेरेपी को, ठीक है, बाकी सारे केसेस के अंदर हम प्रोवाइड कर सकते हैं। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपीज जो मेंटल इलनेस के अंदर यूज में ली जाती हैं वो तो बहुत सारी टाइप्स की होती हैं, जैसे ग्रुप थेरेपी वगैरह वगैरह, मिलियोथेरेपी, तो ये सब चीजें अभी हम पढ़ेंगे। पहले तो एक बेसिक टाइप होता है साइकोथेरेपी का कि उस थेरेपी को हम किस पर्पस से कर रहे हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू पर्पस हमारी साइकोथेरेपीज डिवाइडेड होती हैं 3 कैटेगरीज के अंदर। सबसे पहली कैटेगरी होती है सपोर्टिव साइकोथेरेपी। सपोर्टिव साइकोथेरेपी के अंदर क्या होता है, हम पेशेंट को सपोर्ट करते हैं, उसे एडवाइस प्रोवाइड करते हैं, गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, और उसे बार बार रीअश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं कि नहीं नहीं आप बिल्कुल ठीक हो, आप ठीक हो जाओगे, आपके अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है,
आप ठीक हो सकते हो। आपको बस थोड़ा सा ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है, थोड़ा सा आपको और ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। तो ऐसे ऐसे करके हम सपोर्ट करते हैं पेशेंट को। नेक्स्ट फिर होती है री एजुकेटिव साइकोथेरेपी। इसके अंदर क्या होता है, हम कुछ नई चीज़ या कोई नए थॉट्स को, कोई नए बिहेवियर को हम पेशेंट के अंदर लाने की कोशिश करते हैं, उसे सिखाने की कोशिश करते हैं, तो उसे हम री एजुकेटिव साइकोथेरेपी बोलते हैं। नेक्स्ट फिर होती है रिकंस्ट्रक्टिव साइकोथेरेपी। रिकंस्ट्रक्टिव साइकोथेरेपी यानी कि एक पेशेंट के पास क्या है, एक मतलब पहले से एक उसका बिहेवियर था, अब उसके अंदर हम उसको थोड़ा थोड़ा चेंज लाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पहले वाली जो पर्सनैलिटी होती है उसके अंदर काफी चेंज लाने की कोशिश करते हैं पेशेंट की लाइफ के अंदर, ताकि चेंज आए। ठीक है, इट इज यूज टू रिबिल्ड अ न्यू पर्सनैलिटी बाय मेकिंग मेजर चेंज इन क्लाइंट्स लाइफ। ओके, तो यही रिकंस्ट्रक्टिव साइकोथेरेपी होती है। अब साइकोथेरेपीज के अंदर कई सारी टेक्निक्स का यूज किया जाता है ताकि साइकोथेरेपीज इफेक्टिव होने पाए। ठीक है, सबसे पहले वेंटिलेशन। अब यहाँ पे वो वाले वेंटिलेशन का मतलब नहीं है जो हम घर के अंदर यूज करते हैं कि हवा आए और जाए, तो वो वाला वेंटिलेशन नहीं। यहाँ पे क्या होता है, हमें पेशेंट को अलाउ करना होता है, यानी कि उसे हमें बताना होता है कि वो फ्रीली अपनी जो भी बातें हैं वो आराम से एक्सप्रेस कर पाए। एक उसके सामने बहुत अच्छा सा इन्वायरमेंट प्रेजेंट करना होता है, खुद को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करना होता है ताकि पेशेंट डरे नहीं और कुछ भी वो आपसे छुपाए नहीं, एकदम फ्रेंडली होके वो अपनी जो भी बातें हैं उन्हें बता पाए, अपने इमोशंस को, जो भी सप्रेस्ड इमोशंस हैं उनको भी बता पाए। नेक्स्ट फिर इम्पैथी। इम्पैथी का मतलब होता है कि पेशेंट अब हमें जो भी चीजें बता रहा है, उसकी जो भी फीलिंग्स हैं, जो भी इमोशंस हैं, हम उसके नजरिए से समझे, ना कि अपने नजर से। हो सकता है जो पेशेंट समझता है उसके लिए वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो, क्रिटिकल हो, लेकिन हमारे लिए उतना ज्यादा ना हो, तो हम उसे हल्के में नहीं ले सकते। हमें पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से उन बातों को समझना है। नेक्स्ट फिर कॉन्फिडेंशियलिटी, यानी कि जो भी पेशेंट की जो भी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, जो भी पेशेंट ने हमसे शेयर की है, उसे प्राइवेट रखना है, किसी के साथ शेयर नहीं करना अनलेस कि वो पेशेंट के लिए यूजफुल हो। यानी कि जैसे अब थेरेप्यूटिक पर्पस के अंदर हमें अपने कलीग्स के साथ में शेयर करना पड़ सकता है, डॉक्टर साइकेट्रिक्स के साथ में शेयर करना होता है, तो वहां पे शेयर करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं पब्लिकली जाके पेशेंट की बातों को हमें शेयर नहीं करनी है। ठीक है, नेक्स्ट फिर है एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन के अंदर यानी कि जो भी मान लो पेशेंट के अंदर कोई मिसकंसेप्शन है, तो उसे हटाने की कोशिश करना है, एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करना, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करना होता है ताकि वो रियलिटी से उस बात को रिलेट कर पाए। अगर मान लो कुछ उसके अंदर गलत चीज है, कुछ गलत वो मानता है, तो उसे हटाना। नेक्स्ट फिर सजेशन। सजेशन यानी कि सिम्टम्स आर रिलीव बाय पॉजिटिव स्टेटमेंट्स बाय थेरेपिस्ट। यानी कि अब पेशेंट मान लो कुछ सिम्टम्स अपने बता रहा है या कुछ प्रॉब्लम अपनी बता रहा है, तो उसके अंदर हमें पॉजिटिव स्टेटमेंट्स का यूज करना है और उसे सजेशन प्रोवाइड करना है कि नहीं, आप ये चीज कर सकते हो, आप इस चीज को ट्राई करो, हो सकता है आपको मदद मिले। ऐसे करके पेशेंट को सजेशन प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट है परसुएशन। परसुएशन का मतलब क्या है, इट इज अ प्रोसीजर बाय विच थेरेपिस्ट अर्ज पेशेंट रिपीटेडली टू चेंज हिज फॉल्टी बिहेवियर। यानी कि पेशेंट को बार बार हमें बोलना है या उसे समझाना है ताकि वो अपना जो भी गलत बिहेवियर है उसे चेंज कर पाए। ठीक है, उसे चेंज करने के लिए बार बार मोटिवेट करना है, बार बार उसे हमें कहना है। नेक्स्ट है रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या होता है, जिससे मान लो पेशेंट को हमने कुछ चीज बताई और उसके बाद उसने अच्छा बिहेवियर शो किया, गुड बिहेवियर शो किया, पॉजिटिव बिहेवियर शो किया, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, पेशेंट को रिवॉर्ड देते हैं। अब वो वर्बली भी हो सकता है या फिर हम वहाँ पे कुछ गिफ्ट टाइप मटेरियल भी प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे चॉकलेट्स हो गया या कोई खाने की चीज दे दी, या फिर हमने वर्बली ही बोल दिया कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, आप ऐसे ही मेहनत करते रहो, मैं आपके साथ में हूँ। ठीक है, तो ये क्या हुआ, एक तरह का रिवॉर्ड हुआ। इससे क्या होगा, पेशेंट वो जो उसका पॉजिटिव बिहेवियर है उसे बार बार वो रिपीट करेगा और वो उसकी हैबिट बन जाएगी। नेक्स्ट फिर रिक्रिएशन। रिक्रिएशन का मतलब क्या होता है, इट इज यूजफुल इन पेशेंट हु हैव
डेवलप मेंटल इलनेस ड्यू टू मोनोटोनस लाइफ और हार्ड वर्क। यानी कि अब मान लो कोई पेशेंट है जो कि लगातार एक ही जैसी लाइफ स्टाइल को ऑक्यूपाई करके रखा है, रोज वही काम, वही मेहनत मशक्कत कर रहा है, जिसकी वजह से उसके अंदर कोई डिजीज डेवलप हो गई है। तो उसे अब हम उसे चेंज करने के लिए बोलेंगे, उसे हम समझाएंगे भाई हाँ चेंज बहुत जरूरी होता है लाइफ के लिए हमारी। आप नई जगह जाओगे, आप कुछ नया सीखोगे, आपके अंदर कुछ चेंज आएगा, तो ये बहुत जरूरी होता है। आपको अपनी लाइफ के अंदर भी इसको यूज में लेना चाहिए। लगातार किसी काम को करते रहोगे तो आप खुद ही थक जाओगे। ठीक है, तो इसीलिए आपको भी थोड़ा चेंज लाना चाहिए। नेक्स्ट फिर है रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन यानी कि अब जैसे रिलैक्स करने के लिए आपको बोलते हैं ना, जो भी एंजाइटी वाले पेशेंट्स होते हैं, जो भी फोबिया वाले पेशेंट्स होते हैं, उनको रिलैक्स करने के लिए ज्यादा बोला जाता है। तो रिलैक्स करने का मतलब यानी कि जो भी हमारा टेंशन है उसे कम करना। जैसे कि मान लो कोई पर्सन है, अगर वो टेंशन में रहेगा तो उसकी जो मसल्स होती हैं कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। ठीक है, जिसकी वजह से मसल पेन होगा। मतलब ये जो एंजाइटी है उसकी वजह से हमारी बॉडी पे फिजिकल सिम्टम्स भी आने लगेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप ज्यादा देर तक टेंशन लोगे तो आपकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट रहेंगी, जिसकी वजह से मसल पेन हो जाएगा, हेडेक होना, हाइपरटेंशन होना, पेप्टिक अल्सर होना, अस्थमा, माइग्रेन होता है काफी ज्यादा। ठीक है, तो ये सब चीजें होने के चांसेस होते हैं। इसी वजह से हम लोगों को बोलते हैं ताकि आप रिलैक्स करो, जिससे कि ये सारी प्रॉब्लम्स ना होने पाए। नेक्स्ट फिर होता है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का क्या मतलब होता है? रिफ्लेक्शन इज द टेक्निक टू रीस्टेट द पेशेंट एक्सप्रेस्ड फीलिंग और थॉट टू हेल्प देम अंडरस्टैंड देयर इमोशंस बेटर एंड इनकरेज फर्दर कम्युनिकेशन। यानी कि रिफ्लेक्शन एक तरह की टेक्निक होती है जिसके अंदर जो भी पेशेंट हमें चीजें बताता है, कि मान लो उसने ऐसा कहा कि वो रोज लगातार एक ही काम करके थक गया है, तो उसे हम अब दूसरे तरीके से पूछते हैं, आप ऐसा क्या काम करते हो जिससे आपको थकान होती है? ऐसे करके हम दोबारा से उसी चीज को पूछेंगे, अलग वे में पूछेंगे, ताकि उसे वो चीज और ज्यादा हमें एक्सप्लेन करे, अपनी और ज्यादा फीलिंग को हमें बताए, अपने थॉट्स को और ज्यादा बताए उस चीज के बारे में। ठीक है, जिससे कि हमारा फर्दर कम्युनिकेशन थोड़ा और ज्यादा बढ़ेगा। चलिए फिर अब हम कंटिन्यू करते हैं हमारे टाइप्स ऑफ साइकोथेरेपी से। सबसे पहले हम साइकोथेरेपी पढ़ेंगे मिलियू थेरेपी। मिलियू थेरेपी को और जाना जाता है थेरेपेटिक कम्युनिटी नाम से। यहाँ पे देखो मिलियू का मतलब क्या होता है। मिलियू एक आप समझ सकते हो एक फैंसी वर्ड है इन्वायरमेंट के लिए। ठीक है, तो इन्वायरमेंट या फिर सराउंडिंग मतलब होता है मिलियू का। इट इज अ टाइप ऑफ ट्रीटमेंट मेनली इन साइकेट्रिक हॉस्पिटल। ये जो ट्रीटमेंट होता है ये मेनली साइकेट्रिक हॉस्पिटल के अंदर प्रोवाइड किया जाता है। दैट मेनली फोकस ऑन ब्रिंगिंग एन positive environment and activities that are appropriate to interpersonal and emotional needs of patient। यानी कि मिलियू का मतलब ही था इन्वायरमेंट। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं इस थेरेपी के अंदर, पेशेंट के आसपास एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट बनाते हैं, ताकि और ऐसा इन्वायरमेंट होता है कि जो भी पेशेंट की पर्सनल नीड्स होती हैं, इमोशनल नीड्स होती हैं, उनके लिए वो अप्रोप्रिएट हो, और कुछ एक्टिविटीज कराते हैं पेशेंट से उस इन्वायरमेंट के अंदर रहते हुए। ठीक है, डिफिनेशन, अगर आप मिलियोथेरेपी की एक प्रॉपर डेफिनेशन लिखना चाहते हो एग्जाम के अंदर तो आप ये लिख सकते हो, मिलियोथेरेपी इज अ फॉर्म ऑफ साइकोथेरेपी इन विच द इंटायर एनवायरनमेंट ऑफ द साइकेट्रिक वार्ड is used as therapeutic tool to help patient learn positive behavior, social skills and responsibilities। ठीक है, मेन कंपोनेंट ऑफ मिलियोथेरेपी आर बिल्डिंग सेल्फ स्टीम। यानी कि पेशेंट के अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करना कि वो अपना कोई भी काम है वो खुद से कर पाए और अपने आप की एक वैल्यू को वो समझ पाए। ठीक है, सेल्फ स्टीम पेशेंट के अंदर बढ़ाना। लिमिट सेटिंग्स, अब यहाँ पे क्या सेटिंग्स, यानी कि जो भी इन्वायरमेंट होता है बनाना होता है ना, तो वहाँ पे एक वेंटिलेटेड इन्वायरमेंट होना चाहिए, वेल लाइटिंग होनी चाहिए, क्लीन होना चाहिए, एडिक्वेट स्पेस होनी चाहिए। तो ऐसा इन्वायरमेंट बिल्ड करते हैं। फिर उसके अंदर हम कुछ लोगों को लेके आते हैं जिनसे वो पहले से उसका इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बना हुआ है, या फिर जो भी स्टाफ होता है, मेडिकल स्टाफ होता है, उससे रिलेशन बनवाते हैं, एक ट्रस्टफुल रिलेशन बनेगा। तो उससे एक पूरा इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है, एक सेफ इन्वायरमेंट पेशेंट के लिए बनाया जाता है। और इस इन्वायरमेंट के अंदर ऐसा किया जाता है कि कम से कम जो इन्वायरमेंटल स्ट्रेसर्स हैं, जैसे कि नॉइस हो गया, कंफ्यूजन हो गया, फिजिकल स्ट्रेस हो गया, ये कम से कम होना चाहिए। ठीक है, थेरेपेटिक कम्युनिटी के अंदर। अब यहाँ पे टेक्निक्स का यूज किया जाता है कुछ जो मिलियोथेरेपी के अंदर,
लाइक कम्युनिटी मीटिंग, यहाँ पे एक पूरा प्रॉपर कम्युनिटी बनाई जाती है, वो हो सकता है पेशेंट्स की हो, स्टाफ की हो या फिर फैमिली मेंबर्स की हो। एक कम्युनिटी के अंदर रेगुलर मीटिंग कराई जाती है, ग्रुप एक्टिविटीज कराई जाती हो सकता हो प्ले थेरेपी कराई जा रही है, या फिर वहाँ पे कुछ आर्ट्स बना के कुछ थेरेपी प्रोवाइड की जा रही है, या फिर कुछ पजल्स वगैरह सॉल्व कराए जा रहे हैं पेशेंट से, या फिर और भी कई सारी उसमें ट्रीटमेंट मॉडलिटीज होती हैं, डांस थेरेपी वगैरह, म्यूजिक थेरेपी, ये सब चीजें की जाती हैं। नेक्स्ट फिर फिजिकल एक्सरसाइज प्रोग्राम, ये सारे टेक्निक्स का यूज किया जाता है मिलियोथेरेपी के अंदर। अब मिलियोथेरेपी के अंदर क्या 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 मेंबर्स होने चाहिए, कौन कौन लोग होने चाहिए? ऐसा नहीं है कि सिर्फ मिलियोथेरेपी के अंदर इतने लोग चाहिए, बाकी सारी थेरेपीज के अंदर इतने ही लोग चाहिए, इसीलिए मैंने एक ही बार यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। बार मैंने इसको कंटिन्यू नहीं करूंगा, रिपीट नहीं करूंगा। तो इसके अंदर सबसे पहले एक स्पेशलिस्ट चाहिए, साइकोलॉजिस्ट चाहिए, साइकेट्रिक नर्स चाहिए, सोशल वर्कर चाहिए, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट चाहिए और रिक्रिएशनल थेरेपिस्ट की जरूरत होती है। नेक्स्ट फिर अब हम देखते हैं रोल ऑफ नर्स इन मिलियोथेरेपी। ऐसे करके आपके एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। रोल ऑफ नर्स क्या रहता है सारी थेरेपीज के अंदर, हो सकता हो 10 मार्क्स के क्वेश्चन में आपसे ऐसे पूछ ले साइकोथेरेपी क्या होती है, उसके टाइप्स बताइए, और कोई एक पर्टिकुलर थेरेपी लाइक मिलियोथेरेपी, ग्रुप थेरेपी, इंडिविजुअल थेरेपी या कोई भी थेरेपी को आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोलेगा, और उसके बाद रोल ऑफ नर्स लिखने को आएगा उसके अंदर। तो आप ऐसे इजिली लिख सकते हो, मैं पूरा अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूँ। आप जैसे इस इमेज को देख सकते हो, यहाँ पे देखो एक थेरेपेटिक कम्युनिटी बनाई गई है, एक अच्छा सा एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया है जिसके अंदर जो पेशेंट है वो आराम से प्ले कर रहा है। यहाँ पे देखो कुछ लूडो जैसा कुछ प्ले कर रहे हैं, तो ऐसा बनाया जाता है कम्युनिटी। तो यहाँ पे रोल ऑफ नर्स क्या रहता है, मेंटेन सेफ एंड थेरेपेटिक इन्वायरमेंट, ठीक है, इन्वायरमेंट को मेंटेन करके रखना, एस्टेब्लिश थेरेपेटिक रिलेशनशिप, पेशेंट के साथ में एक थेरेपेटिक रिलेशनशिप को बनाना, और पेशेंट को पार्टिसिपेट करने के लिए इनकरेज करना, सेट लिमिट्स ऑन अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर्स, यानी कि हाँ, अब पेशेंट मान लो कुछ गलत बिहेवियर, नेगेटिव बिहेवियर शो करेगा तो उसमें भी लिमिट रखना है कि हाँ बस अब बस करो, बंद करो, ठीक है, या कुछ चेंज कराएंगे वहां पे हम, ठीक है, सेट लिमिट्स। ओके, नेक्स्ट फिर प्रमोट इंडिपेंडेंस। अब पेशेंट से हमें उसे खुद से चीजों को परफॉर्म करने के लिए बोलना है, उसकी बार बार हेल्प नहीं करनी है, उसे अपने से इंडिविजुअली परफॉर्म करने देना, ताकि उसके अंदर एक चेंज आए कि वो अपना जो भी काम है वो इंडिविजुअली कर पाए। नेक्स्ट फिर ऑब्जर्व एंड डॉक्यूमेंट पेशेंट बिहेवियर, जो भी पेशेंट का बिहेवियर है उसे आप ऑब्जर्व करो और लिखो, ठीक है, डॉक्यूमेंट करो। प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट। ओके, अब मिलियोथेरेपी किन किन डिसऑर्डर्स के अंदर दी जाती है? सबसे पहली बात तो आप ये नोट करके रखना कि जो भी साइकोथेरेपीज होती हैं ये माइल्ड टू मॉडरेट जो भी डिजीज कंडीशन होती है उसी के अंदर इसको प्रोवाइड किया जा सकता है। सीवियर केसेस में नहीं प्रोवाइड की जाती साइकोथेरेपी, वहाँ पे ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस हो जाता है हमारा फार्माकोलॉजिकल मीन्स, ठीक है। तो माइल्ड टू मॉडरेट में ये प्रोवाइड करेंगे, सीवियर के अंदर हम फिर बाकी जो मॉडलिटीज होती हैं आपका सोमैटिक थेरेपी या फिर फार्माकोलॉजिकल थेरेपी जो होती है साइकोफार्माकोलॉजी, वो वहाँ पे हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इंडिकेशंस इसको कब कब प्रोवाइड किया जा सकता है? सिजोफ्रेनिया में, मूड डिसऑर्डर्स के अंदर, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स के अंदर, और सब्सटेंस अब्यूज में, और क्रॉनिक मेंटल इलनेस, और बाकी जो भी जो साइकेट्रिस्ट होते हैं वो अपने हिसाब से प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फिर होती है आपकी फैमिली थेरेपी, ठीक है, फैमिली साइकोथेरेपी। फैमिली थेरेपी के अंदर क्या होता है, एक ये फॉर्म ऑफ थेरेपी होती है जब मान लो पूरी फैमिली को ही ट्रीटमेंट की जरूरत है, या कुछ सिम्टम्स हैं जो किसी फैमिली के अंदर कॉमन आ रहे हैं, तब पूरी फैमिली को एक साथ बैठाकर वहां पे थेरेपी प्रोवाइड की जाती है, जिससे कि वहां पे क्या होता है, एक माँ होती है, कोई भाई होगा, कोई बाप होगा, तो वो अपने रोल्स को भी वहां पे निभाएगा, ठीक है। एक सोशल रोल होता है ना कि बाप है भाई तो वो अपने बच्चों को कंफर्ट प्रोवाइड करेगा, मदर है तो वो भी कंफर्ट प्रोवाइड कराएंगी। तो ऐसे करके एक पूरा एक फैमिली एक यूनिट की तरह काम करती है वहां पे, ठीक है। तो इसकी आप डेफिनेशन देख लेना, फैमिली थेरेपी इज अ फॉर्म ऑफ साइकोथेरेपी इन विच फैमिली इज ट्रीटेड एज अ यूनिट, मतलब पूरी फैमिली को एक यूनिट मान के ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है, रेदर देन फोकसिंग ऑन ओनली वन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल पे सिर्फ और सिर्फ ना फोकस करके पूरी फैमिली पर ही फोकस किया जाता है, यहाँ पे एक यूनिट उनको मान के।
फैमिली थेरेपी यूज्ड व्हेन सिम्टम्स ऑफ प्रॉब्लम्स गिव सिग्नल इनटू एंटायर फैमिली, यानी कि जब भी जो प्रॉब्लम्स के सिम्टम्स होते हैं वो सारे ही मेंबर्स के अंदर देखने को मिल रहे होते हैं, तब फैमिली थेरेपी प्रोवाइड की जाती है। थेरेपिस्ट असिस्ट फैमिली मेंबर टू आइडेंटिफाई एक्सप्रेस देयर थॉट्स, ठीक है, यानी कि थेरेपिस्ट जो है फैमिली मेंबर्स को हेल्प करते हैं ताकि वो अपने जो भी उनके थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, उनको वो समझ पाए और बता पाए, और उनके जो भी रोल्स होते हैं फैमिली के अंदर वो भी वहाँ पे वो शो कर पाए। तो गोल क्या रहता है फैमिली थेरेपी का? मेनली क्या है, इम्प्रूव कम्युनिकेशन अमंग फैमिली मेंबर। इससे क्या होता है, पूरी फैमिली एक साथ बैठती है तो वो आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट कर पाते हैं, आईपीआर मेंटेन कर पाते हैं, ठीक है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स एंड मिसअंडरस्टैंडिंग कुछ हो जाती है फैमिली के अंदर तो उसे भी सॉल्व कर पाते हैं। स्ट्रेंथन फैमिली सपोर्ट सिस्टम, मॉडिफाई माल अडेप्टिव बिहेवियर पैटर्न, improve problem solving skills, reduce stress and emotional burden, help families cope with mental illness and chronic conditions। okay, अब इसके इंडिकेशंस क्या है, यानी कि कब कब फैमिली साइकोथेरेपी प्रोवाइड करनी है? जब सिजोफ्रेनिया के मान लो सिम्टम्स सबके अंदर देखने को मिल रहे हैं, मूड डिसऑर्डर्स हो गए, सब्सटेंस अब्यूज हो गया, अल्कोहलिज्म हो गया, एंजाइटी डिसऑर्डर्स हो गए, ईटिंग डिसऑर्डर हो गया, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हो गई बच्चों के अंदर, मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं या फिर डोमेस्टिक वायलेंस है, तब वहाँ पे ये थेरेपी प्रोवाइड की जाती है। रोल ऑफ नर्स क्या रहता है फैमिली थेरेपी के अंदर? असिस्ट करना फैमिली की डायनेमिक्स और रिलेशनशिप, मतलब जो भी फैमिली के बीच में कैसा रिलेशन है, उनका क्या डायनेमिक्स है, उसको असिस्ट करना। आइडेंटिफाई करना स्ट्रेसर्स अफेक्टिंग फैमिली, हो सकता है किसी की मैरिज की वजह से कोई स्ट्रेस हो रहा हो, या फिर माँ बाप में सही नहीं, बन नहीं रही हो, डोमेस्टिक वायलेंस हो, तो ये सब जो भी स्ट्रेसर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना। एजुकेट करना फैमिली अबाउट इलनेस एंड ट्रीटमेंट, फैमिली को बताना कि हाँ आपके घर में ये प्रॉब्लम है, आपको इसको ट्रीट करने की ज़रूरत है, इसे सही करने की ज़रूरत है। इनकरेज पार्टिसिपेशन इन थेरेपी, यानी कि जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको इनकरेज करना है ताकि वो पार्टिसिपेट कर पाए थेरेपी के अंदर। देखो यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो, एक थेरेपिस्ट है, उसके सामने ये पूरी फैमिली बैठी हुई है और इनको प्रॉपर थेरेपी प्रोवाइड की जा रही है। प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट, प्रमोट हेल्दी कम्युनिकेशन, ठीक है, ताकि वो मान लो बीच में झगड़ा करने लग जा रहा है तो उनको रोकना है, फिर से वापस से स्टार्ट करना है ताकि वो एक हेल्दी कम्युनिकेशन बना रहे, वहाँ पे लड़ाई ना होने पर। रिड्यूस स्टिग्मा रिलेटेड टू मेंटल इलनेस, यानी कि लोगों के बीच में वो हुआ रहता है कि अरे यार इसको क्या हो गई, एक डिजीज हो गई है, इसको ये पागल हो गया है, इसे एक मेंटल इलनेस हो गई है, तो उसे कम करने की कोशिश करना कि हाँ ये नॉर्मल सी बात है, आजकल बहुत लोगों को होता है, थोड़ा ट्रीटमेंट लेने पे, थोड़ा सा आप को और हेल्प करने से आपका ये जो बच्चा है या फिर जो भी मेंबर है वो ठीक हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, स्टिग्मा कम होगा और जो फैमिली है वो एक साथ सपोर्ट कर पाएगी सबका। तो नेक्स्ट हमारी साइकोथेरेपी होती है ऑक्यूपेशनल थेरेपी। ऑक्यूपेशनल थेरेपी यानी कि ऑक्यूपेशन जैसे हमारा मान लो एक तो डेली लिविंग वाली चीजें हो जाती हैं, और फिर उसके बाद जो हमारा प्रोफेशनल काम होता है कि कोई काम करके हम पैसे कमा रहे हैं, वो ऑक्यूपेशन होता है। तो वो ऑक्यूपेशनल थेरेपी में हम यही सब चीजों को बिल्ड करवाते हैं कि जो उसकी जो पर्सन है जो मेंटली इल है वो वापस से अपना जो भी बेसिक डेली लिविंग के लिए जो भी काम होता है, नहाना, खाना खाना, अपने कपड़े धुलना, प्रेस करना, ये सब चीजें ताकि सीख ले, ताकि वो अपना इंडिविजुअली रह पाए। और उसके बाद अगर इतना सीख जाता है तो फिर धीरे धीरे करके उसे बाकी चीजें सिखाई जाती हैं कि वो कुछ काम करे, उससे पैसे कमाए और अपनी लाइफ को पूरा कंप्लीटली अच्छे से जी पाए, ठीक है। तो ये ऑक्यूपेशनल थेरेपी होती है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी इज अ थेरेपेटिक अप्रोच दैट यूजेस पर्पसफुल and meaningful activities to help individual develop, recover और maintain physical, mental and social and vocational skills necessary for daily living। यानी कि थेरेपेटिक ये क्या है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी एक थेरेपेटिक अप्रोच है जिसके अंदर हम एक पर्पसफुल और मीनिंगफुल एक्टिविटीज को इंडिविजुअल्स के अंदर डेवलप कराते हैं। यह पहले से थी, भूल गया है, दोबारा से रिकवर कराते हैं या फिर मेंटेन करते हैं जो भी उसके फिजिकल, मेंटल और सोशल और वोकेशनल स्किल्स होती हैं, जिससे कि वो अपनी डेली लिविंग को अच्छे से जी पाए, अपनी लाइफ को अच्छे से जी पाए, ठीक है। इट इज यूज टू असेस,
ट्रीट इंडिविजुअल विद साइकोलॉजिकल, फिजिकल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज, यानी कि जो भी इंडिविजुअल्स को साइकोलॉजिकल, फिजिकल या फिर डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज होती हैं, उनके अंदर इसको यूज में लिया जाता है उनको ट्रीट करने के लिए। ठीक है, इट हेल्प्स द क्लाइंट टू डेवलप इंडिपेंडेंस इन परफॉर्मिंग द एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग, यानी कि इससे क्या करते हैं हम, जो भी इंसान है, जो भी क्लाइंट है हमारा, जिसे मेंटल इलनेस हुई है, उसके अंदर इंडिपेंडेंस को डेवलप कराते हैं ताकि वो रोजाना की अपनी जो लाइफ स्टाइल होती है उसके अंदर हमें जीने के लिए कुछ ना कुछ चीजें चाहिए, जैसे कि नहाना है भाई, बाथिंग, ड्रेसिंग, कपड़े पहनने, ग्रूमिंग यानी कि अपने बाल वाल को सही से बना के रखना, कट वट करवाना, शेव करना, ये सब चीजें, और ईटिंग, टॉयलेटिंग, ये सब के बारे में हम उन्हें सिखाते हैं ताकि वो अपनी लाइफ को आराम से जी पाए, किसी पे उन्हें डिपेंडेंट नहीं रहना पड़े कि कोई आएगा मुझे नहलाएगा, मुझे कपड़े पहनाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये जो ऑक्यूपेशनल थेरेपी है ये बेस्ड होती है लर्निंग थ्रू डूइंग। ये मैंने लर्निंग के अंदर बताया था आपको, ये सारी थ्योरीज होती थी वहां पे, तो यहाँ पे लर्निंग थ्रू डूइंग यानी कि हमें करके सीखना है, कि बार बार पेशेंट को हम कोई चीज करके परफॉर्म करके सिखाते जाएंगे और फिर वो खुद से करने लग जाएगा। जैसा कि आप इस इमेज के अंदर देख सकते हो, एक यहाँ पे पजल सॉल्व कराया जा रहा है पेशेंट से, जिससे कि उसकी कॉग्निटिव एबिलिटीज थोड़ी सी बढ़े और वो फिर बाद में अपने से ये पजल सॉल्व कर ले। ठीक है, तो इंडिकेशंस क्या होते हैं, इसे कब कब देना है, ज्यादातर जो थेरेपीज होते हैं उनके इंडिकेशन सेम ही होते हैं, बट यहाँ पे आप यही याद रखना कि ये माइल्ड टू मॉडरेट होता है बस। ठीक है, सीवियर केसेस में नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। सिजोफ्रेनिया हो गया, डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर, एंजाइटी डिसऑर्डर, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज, सब्सटेंस अब्यूज, इन सारे केसेस के अंदर हम ऑक्यूपेशनल थेरेपी को प्रोवाइड कर सकते हैं। अब रोल ऑफ नर्स क्या रहता है ऑक्यूपेशनल थेरेपी के अंदर, सबसे पहले तो हमें असेस करना है पेशेंट की एबिलिटीज क्या है और इंटरेस्ट क्या है, यानी कि पेशेंट क्या काम कर सकता है, उसके अंदर कितनी क्षमता है, उसका किस चीज के लिए इंटरेस्ट है, उसे असेस करना, मोटिवेट करना पेशेंट को पार्टिसिपेट करने के लिए, इंश्योर करना सेफ्टी ड्यूरिंग एक्टिविटीज, यानी कि जो भी काम कर रहा है पेशेंट, कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है तो उसके टाइम पे उसकी सेफ्टी इंश्योर करके रखना कि वो गिर ना जाए, उसे कोई चोट ना लग जाए, ये ध्यान देना। सेलेक्ट एप्रोप्रिएट एंड ग्रेडेड एक्टिविटीज, यानी कि जो पहले से एक ग्रेडेड एक्टिविटीज होती हैं उन्हीं को सेलेक्ट करना जो कि पेशेंट आराम से परफॉर्म कर सके, कोई ऐसा नहीं हाई फाई टास्क उसे नहीं प्रोवाइड करना है। इनकरेज इंडिपेंडेंस, यानी कि पेशेंट को खुद से करने के लिए उसे थोड़ा सा मोटिवेट करना है। प्रोवाइड पॉजिटिव री का मैंने मतलब बताया था कि रिवॉर्ड देना, यानी कि पेशेंट अगर मान लो कोई काम अच्छे से कर लेता है तो उसे रिवॉर्ड एज वर्बल रिवॉर्ड भी हो सकता है मटेरियल रिवॉर्ड भी हो सकता है। तो वहां पे हमें पेशेंट को क्या करना है, अप्रिशिएट करना है कि हाँ आपने बहुत अच्छा काम किया, आप बहुत अच्छे हो, आपने ये काम अपने से किया, आप और अच्छे से अपना काम कर सकते हो, ऐसे करके उसे थोड़ा सा रीइंफोर्समेंट कराना ताकि वो फिर से उस काम को करे। ठीक है, ऑब्जर्व बिहेवियर एंड प्रोग्रेस, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ऑब्जर्व करना है पेशेंट के बिहेवियर को और क्या प्रोग्रेस हो रहा है। कोऑर्डिनेट विद ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, यानी कि जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होगा, जो स्पेशलिस्ट होगा, उसके साथ कोऑर्डिनेट करना। एजुकेट पेशेंट एंड फैमिली अबाउट बेनिफिट्स, अब पेशेंट और उसकी फैमिली को बेनिफिट्स के बारे में बताना, और भी चीजें यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। प्रोवाइड करना है इमोशनल सपोर्ट, ठीक है, ये आप हर थेरेपी के अंदर प्रोवाइड लिख सकते हो। ठीक है, प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट, एजुकेट फैमिली अबाउट थेरेपी, ये सब चीजें आप लिख सकते हो। ठीक है, बाकी आपको और कुछ याद आए तो आप वो भी लिख सकते हो। यहाँ पे ये रोल ऑफ नर्स आप अपने से बना के आराम से लिख सकते हो। नेक्स्ट फिर होती है ग्रुप थेरेपी। ग्रुप थेरेपी आप ये इमेज देख सकते हो, ग्रुप थेरेपी में कैसे एक सर्कल के अंदर लोगों को बैठा दिया जाता है, बीच में एक थेरेपिस्ट या दो थेरेपिस्ट जितने भी लोग होते हैं उस हिसाब से उनको बैठाया जाता है और उनके साथ में कम्युनिकेट किया जाता है। इसमें क्या होता है, कुछ लोग ज्यादा डिप्रेस्ड होते हैं, कुछ नॉर्मल होते हैं, कुछ और ज्यादा होते हैं, तो उनको आपस में बात करने दिया जाता है, तो एक दूसरे को वो मोटिवेट करते हैं। और एक चीज का ध्यान देना होता है कि इसमें जो भी लोग हैं वो सारे के सारे एक ही तरह के लोग होने चाहिए। ऐसा नहीं कि मान लो कोई मेनिया का पेशेंट है तो कोई डिप्रेशन का पेशेंट नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सारे के सारे या तो मेनिया के पेशेंट्स हो या फिर डिप्रेशन के पेशेंट्स हो, ताकि वो एक दूसरे को मोटिवेट कर पाए कि हाँ मैं मेरे साथ भी ऐसा होता था, मेरी कंडीशन भी इससे भी वर्स थी
और मैंने ये काम किया जिसकी वजह से आज मैं देखो नॉर्मल हो गया हूँ। इसमें कुछ नॉर्मल लोग होंगे, कुछ ज्यादा होंगे, तो वो आपस में बात करेंगे और एक दूसरे से मोटिवेट होते हैं। ठीक है, तो अब इसको हम समझते हैं क्या क्या होता है। ग्रुप थेरेपी इज अ फॉर्म ऑफ साइकोथेरेपी in which one or more therapists work with a small group of patients together, helping them understand their problems, change चेंज माल एडेप्टिव बिहेवियर, यानी कि जो भी गलत बिहेवियर है या जो भी नॉर्मल से डेविएटेड बिहेवियर है उसे चेंज करने के लिए, इम्प्रूव इंटरपर्सनल स्किल्स एंड प्रोवाइड म्यूचुअल सपोर्ट। ये ग्रुप क्या करता है, एक दूसरे को म्यूचुअल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अब ये ग्रुप थेरेपी के अंदर कुछ पॉइंट्स को आपको नोट डाउन करके रखना है, बहुत ज्यादा एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, तो ध्यान देना। क्या होना चाहिए इसमें, होमोजेनस ग्रुप होना चाहिए, यानी कि सेम डिसऑर्डर के लोग होने चाहिए। ठीक है, सेम डिसऑर्डर के पेशेंट्स होने चाहिए, सेम डिसऑर्डर के पेशेंट्स होने चाहिए। और ये भी पूछा जाता है कई बार कि कितने लोग होने चाहिए, तो 5 से 8 लोग या 5 से 10 लोग नॉर्मली होने चाहिए। ठीक है, ग्रुप थेरेपी के अंदर ग्रुप सेशन कितनी देर के लिए परफॉर्म किया जाता है, लगभग 45 से 1 मिनट से 1 घंटे तक, हर हफ्ते एक बार। ठीक है, एक हफ्ते में एक बार 45 से 1 घंटे तक, मतलब मान 45 मिनट से 1 घंटे का हर हफ्ते सेशन होता है। ठीक है, most beneficial purpose of group therapy is to share experience of each other, helping each other member of group establish support system। यानी कि सबसे ज्यादा बेनिफिशियल पर्पस क्या होता है ग्रुप थेरेपी का, कि जो लोग होते हैं वो एक दूसरे को अपना एक्सपीरियंस बताते हैं। ठीक है, तो उससे जो दूसरा मेंबर होता है ग्रुप का, उसे एक सपोर्ट सिस्टम मिलता है कि हाँ मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे जैसे और लोग भी हैं, और ऐसा नहीं है कि मुझे जो चीज हुई है, मुझे जो प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा इसका कोई इलाज नहीं है, ये लोग ठीक हो जाते हैं। वो लोग भी वहां पे होते हैं, एक आध ठीक लोगों को बैठाया जाता है ताकि वो लोग और मोटिवेट कर पाए, ताकि एक सपोर्ट सिस्टम बिल्ड हो। ठीक है, एक्वायर सोशल स्किल्स। अब ग्रुप थेरेपी के थ्रू क्या होता है, जो आइसोलेट हो जाते हैं पेशेंट्स, वो वापस से सोशलाइज करते हैं, लोगों के साथ बैठते हैं, उठते हैं, उनसे बोलते हैं। ऑब्जर्विंग and adopting the behavior of the other group members and interpersonal learnings. Examples of self-help and support groups into group therapies are like alcoholics को एक साथ बैठा दिया, ओवर ईटर्स को, डिप्रेशन वाले या फिर एंजाइटी वाले, नारकोटिक्स वाले, गैम्बलर्स को एक साथ बैठा के साइकोथेरेपी प्रोवाइड की जाती है, जिसे हम ग्रुप थेरेपी बोलेंगे। इसके अंदर क्या होता है, एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बन जाता है, सपोर्ट ग्रुप बन जाता है, जो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो अब यहाँ पे रोल ऑफ नर्स क्या रहता है, तो सबसे पहले तो सेलेक्ट करना होता है सुइटेबल पेशेंट्स। ऐसा नहीं कि सबके सब डिप्रेशन में हो, मॉडरेट डिप्रेशन वाले हों, ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ रिकवर हो चुके हों उनको भी बैठाना होता है ताकि वो अच्छे से बोल पाए। प्रिपेयर करना इन्वायरमेंट को, इस्टेब्लिश करना रूल्स एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। यहाँ पे देखो जैसे रूल्स लिखे हुए हैं ना, गोल्स एंड रूल्स लिखे होते हैं कि हाँ भाई इन बातों को हमें इनकी बातों को रिस्पेक्टफुली सुनना है, उनके जो भी एक्सपीरियंस है उनको सुनना है, और अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना है, सपोर्ट करना है, और एक साथ ग्रो करना है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ऐसे करके रूल्स हमें बनाने होते हैं। फैसिलिटेट करना है ग्रुप इंटरेक्शन, यानी कि सबसे पहले खुद से स्टार्ट करना है कि हाँ मेरा नाम ये है, मैं आप आज यहाँ पे हेल्प करने के लिए बैठी हूँ, मेरा जो भी मैं इस चीज में स्पेशलिस्ट हूँ, ये सब चीजें आपको बतानी होंगी, बेसिक चीजें, ताकि अब दूसरे लोग भी फिर अपने बारे में बताएंगे ना कि हाँ मैं ये हूँ, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मुझे ये प्रॉब्लम है। ऐसे करके लोग फिर इंटरेक्ट करना शुरू करेंगे। इनकरेज पार्टिसिपेशन, मैनेज कॉन्फ्लिक्ट्स। मान लो एक दूसरे में दो लोग के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो उसे मैनेज करना, वहां पे झगड़ा ना होने पाए। ऑब्जर्व करना ग्रुप डायनेमिक्स को, प्रोवाइड करना फीडबैक, इवेल्युएट प्रोग्रेस एंड मेंटेन थेरेपेटिक एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो ये सारे रोल्स होते हैं नर्स के एक ग्रुप थेरेपी के अंदर। अब नेक्स्ट थेरेपी है हमारी कॉग्निटिव थेरेपी। कई बार क्या होता है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी पूछ लिया जाता है। मैंने यहाँ पे क्या किया है, कॉग्निटिव थेरेपी को अलग से एक्सप्लेन किया है और फिर बिहेवियरल थेरेपी को एक्सप्लेन किया है। अगर आपसे कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी पूछी जाती है तो आप दोनों को मिक्स कर देना। ठीक है, तो कॉग्निटिव थेरेपी क्या होती है, इज अ फॉर्म ऑफ साइकोथेरेपी दैट फोकसेस ऑन आइडेंटिफाइंग, चैलेंजिंग
ये चेंजिंग डिस्टॉर्टेड और नेगेटिव थॉट पैटर्न दैट इन्फ्लुएंस इमोशन एंड बिहेवियर। ऐसा माना जाता है, कॉग्निटिव मॉडल ये कहता है कि अगर कोई सिचुएशन में हम लोग गए, अब उसके बाद हमने क्या सोचा, हमारे थॉट्स जो होते हैं वो हमारे इमोशंस को इन्फ्लुएंस करते हैं और हमारे इमोशंस जो है हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, तो ये कॉग्निटिव मॉडल कहता है, आप ये सोचते होगे, मानते होगे, ऐसा कहा भी जाता है जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। मैंने एक शॉर्ट बनाई थी इस पे ऊपर। ठीक है, तो यही बात होती है कि आप जैसा सोचते हो आपके वैसे इमोशंस आते हैं, फिर आपका बिहेवियर भी वैसा बन जाता है। तो यही चीज को लेते हुए यहाँ पे हमारा कॉग्निटिव थेरेपी होती है। कॉग्निटिव का मतलब आपको पता होगा, जो भी हमारा थिंकिंग होती है, जो भी हमारा मेंटल एबिलिटीज होती हैं, वो कॉग्निटिव थेरेपी के थ्रू हम उसे चेंज करते हैं, यानी कि अपने थॉट्स को, जो भी हमारा नेगेटिव थॉट्स होता है उसको चेंज करते हैं, क्योंकि हमारे जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं वो हमारे इमोशंस को इन्फ्लुएंस करते हैं और अल्टीमेटली एक हमारा नेगेटिव बिहेवियर बनता है। तो कॉग्निटिव थेरेपी के थ्रू हम ये नेगेटिव थॉट्स को ब्लॉक करेंगे, नेगेटिव थॉट्स को चेंज करके उन्हें पॉजिटिव के अंदर लाएंगे, या फिर नॉर्मल थॉट्स हम डेवलप करेंगे, जिससे कि हमारा बिहेवियर भी नॉर्मल हो जाएगा और पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन आइडिया that it not only events themselves but the way a person thinks about those events causes emotional distress। यानी कि ये जो थेरेपी है ये सिर्फ और सिर्फ एक आइडिया पे बेस्ड है कि ऐसा लोग सोचते हैं कि कोई इवेंट हुआ, किसी की मान लो डेथ हो गई हमारे आसपास में, हमारे रिलेशन में, अब उसकी डेथ तो हो गई, अब उसके बारे में हम क्या सोच रहे हैं, कितना सोच रहे हैं, उसकी वजह से हमारे इमोशंस को इफेक्ट पड़ेगा, हमें इमोशनल डिस्ट्रेस होगा, फिर उसके बाद हमें बिहेवियरल प्रॉब्लम्स अराइज होंगी। ठीक है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ इवेंट ही नहीं, मतलब मान लो डेथ हुई, ठीक है, आपके अंदर कुछ इमोशन आया होगा, आपने उसको एक्सप्रेस कर दिया, वहां पे बात खत्म हो गई। लेकिन अगर आप बार बार उसी चीज के बारे में सोचते जाओगे तो वो एक इमोशनल डिस्ट्रेस हो जाएगा आपको। ठीक है, ऐसा आप समझ सकते हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसलिए ज्यादा हमें कहा जाता है ना, किसी भी बुरी चीज के बारे में बहुत देर तक सोचना नहीं चाहिए, जो पीछे हो गया है उसी के बारे में नहीं सोचते रहना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए, नहीं तो हम और ज्यादा प्रॉब्लम में चले जाएंगे। ठीक है, तो ये कॉग्निटिव मॉडल मैंने आपको बता दिया। सिचुएशन हुई, कोई सिचुएशन अराइज हुई, कोई इवेंट हुआ, उसके बाद हमने उसके बारे में सोचा, थॉट्स हमारे आए, फिर उसकी वजह से हमारे इमोशंस डेवलप होंगे और उसकी वजह से हमारा एक पर्टिकुलर बिहेवियर बन जाएगा। जैसे कि मान लो आप एग्जाम में फेल हो गए, ठीक है, उसके बाद आपके दिमाग में ऐसा विचार आया कि आप यूजलेस हो, आप कोई काम के नहीं हो। ठीक है, आप अगर एग्जाम में फेल हो गए हो तो उसकी वजह से क्या होगा, आप दुखी होगे, आपको एंजाइटी होगी और फिर बिहेवियर आपका बन जाएगा विड्रॉल, या हो सकता है आप पढ़ाई छोड़ दो, हो सकता है आप उस एग्जाम को छोड़ दो, आने वाले अपने फ्यूचर में आप उस एग्जाम को ना दो, पढ़ाई छोड़ दो, या फिर आप बहुत कम, मोटिवेशन आपका बहुत लो हो जाए और आप फिर से फेल हो जाओगे। ठीक है, तो इसीलिए जैसे मान लो सिचुएशन हुई, आप फेल हुए, अगर आपने ये सोचा कि चलो कोई बात नहीं, मैं फेल हो गया इस बार, अब मैं और मेहनत करूंगा और मैं पास होऊंगा। ठीक है, तो आपका थॉट अच्छा हो गया, उसके वजह से आप क्या होगा, इमोशन अच्छा होगा, आपको आप हैप्पी रहोगे, नॉर्मल रहोगे, आपको कोई एंजाइटी नहीं होगी, फिर उसके बाद आपका बिहेवियर भी अच्छा रहेगा, आप मोटिवेटेड रहोगे, आप पढ़ाई करोगे और फिर से पास हो जाओगे। तो ये बिहेवियर आपका जो है थॉट इन्फ्लुएंस जरूर से करता है। अब इंडिकेशंस कब कब कॉग्निटिव थेरेपी प्रोवाइड करनी होती है, डिप्रेशन के अंदर, एंजाइटी डिसऑर्डर्स में, पैनिक डिसऑर्डर्स में, फोबिया के अंदर, ठीक है, ओसीडी के अंदर, पीटीएसडी, पीटीएसडी का फुल फॉर्म आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, मैंने पिछले वीडियो में शायद बता रखा है आपको। ईटिंग डिसऑर्डर्स हो गए, सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर्स हो गए, तो इन डिसऑर्डर्स के अंदर कॉग्निटिव थेरेपी प्रोवाइड की जाती है। अब रोल ऑफ नर्स क्या होता है कॉग्निटिव थेरेपी के अंदर, सबसे पहले तो हमें आइडेंटिफाई करना होता है नेगेटिव थॉट्स पैटर्न को, इनकरेज करना है पेशेंट को कि वो अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करे, बताए अपने बारे में, ठीक है, वो क्या सोचता है उसे बताए। हेल्प पेशेंट रिकॉग्नाइज कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन, यानी कि अब पेशेंट को हेल्प करना है कि उसके माइंड में क्या गड़बड़ी चल रही है। ठीक है, और रीइंफोर्स पॉजिटिव थिंकिंग, अगर मान लो पेशेंट को कुछ पॉजिटिव बोल रहा है या सोच रहा है तो उसे रीइंफोर्स करना है। रीइंफोर्समेंट मैंने आपको कई बार बता दिया क्या होता है। पॉजिटिव सपोर्ट एंड मोटिवेशन,
मॉनिटर प्रोग्रेस एंड कोलैबोरेट विद थेरेपिस्ट। ठीक है, हम ये काम रहता है एक नर्स का। नेक्स्ट फिर होती है बिहेवियरल थेरेपी। बिहेवियरल थेरेपी के अंदर क्या करते हैं हम, इज अ फॉर्म ऑफ साइकोथेरेपी दैट इज बेस्ड ऑन दी theory of learning which is used to modify maladaptive behavior into more adaptive behavior। यानी कि बिहेवियरल थेरेपी एक फॉर्म होता है साइकोथेरेपी का जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जो भी माल एडेप्टिव बिहेवियर होता है उसे एडेप्टिव बिहेवियर के अंदर कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, मॉडिफाई करते हैं थ्रू दी थ्योरी ऑफ लर्निंग। ठीक है, यहाँ पे लर्निंग की थ्योरीज थी ना, कुछ प्रिंसिपल्स होते थे जैसे क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग, ये मैंने आपको पढ़ा रखा है। ठीक है, क्लासिकल कंडीशनिंग नहीं थी कि मान लो अगर आप किसी कैट को आप खाना देते हो बेल बजाने के बाद, या पहले पहले उसके अंदर ये चीज नहीं होती थी, आप जब खाना दोगे तो खा लेगा, बेल बजाओगे तो कोई रिस्पॉन्स नहीं करेगा, फिर आप उस कैट को बार बार खाना देने लगते हो बेल बजा के, तो उसके बाद आप लास्ट में अगर बेल भी बजा देते हो और खाना नहीं देते हो तब भी उसके अंदर सलाइवेशन हो जाता है। तो ये क्लासिकल कंडीशनिंग मॉडल था। फिर ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या था कि आप 2 स्टिक दे रहे थे किसी चिंपैंजी को और बाहर उसके केज की केला लटका दे रहे थे, तो पहले एक स्टिक से वो कोशिश कर रहा था उसे पकड़ने की, फिर दूसरी स्टिक से कर रहा था, फिर उसके साथ खेलने लग जाता है और फिर दोनों स्टिक वो ऐसे बना लेता है कि वो जुड़ जाती है एक दूसरे में, और फिर से वो अपना वो जो केला होता है बाहर टंगा हुआ उसको पकड़ लेता है और खा लेता है। ठीक है, तो ये ऑपरेंट कंडीशनिंग मॉडल था, वही चीज यहाँ पे यूज में ली जाती है। It is based on idea that abnormal behaviors are learned and can be unlearned। ऐसा मतलब कि ये एक आइडिया पे बेस्ड है कि जो भी हमारे बिहेवियर्स होते हैं वो हम कहीं ना कहीं से सीखते हैं, कहीं ना कहीं से लर्न करते हैं। तो उसी तरह से अगर हम मान लो कोई एबनॉर्मल बिहेवियर को लर्न कर ले रहे हैं तो उसे अनलर्न भी किया जा सकता है। जैसे लर्निंग होती है वैसे हम उसे फॉरगेट भी कर सकते हैं ना, लर्निंग और फॉरगेटिंग मैंने साथ में पढ़ाया था। तो यहाँ पे जो एबनॉर्मल बिहेवियर्स होते हैं उसे फॉरगेट करना होता है। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन सी थेरेपी यूज में ली जाती है, सबसे पहली एवर्जन थेरेपी जो मैंने आपको पढ़ा रखी है, डाइसल्फिरम थेरेपी वगैरह। इसके पहले साइकोफार्मेकोलॉजी के अंदर अब फ्लडिंग, फ्लडिंग का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो किसी पेशेंट को फोबिया होता है हाइट से। ठीक है, तो फ्लडिंग में क्या किया जाता है कि जो भी पेशेंट है उसे डायरेक्टली हम वहां पे ऊंचाई पे ले जाके, बहुत ज्यादा ऊंचाई पे नहीं, थोड़ी सी जो स्टिमुलस है उसको कम करके, यानी कि हाइट बहुत ज्यादा ऊंची नहीं, कम हाइट पे उसे ले जाके बार बार उसे उस हाइट पे ले जाके एक्सपोजर दे रहे हैं पेशेंट को, तो उस कंडीशन से यूजफुल हो जाएगा और वो वहां से भाग तो पाएगा नहीं, और तो बार बार उस कंडीशन में जाएगा तो उसका फोबिया कम हो जाएगा। ठीक है, फ्लडिंग यही मतलब होता है। नेक्स्ट फिर है टोकन इकोनॉमी। टोकन इकोनॉमी का मतलब क्या होता है कि मान लो जैसे हम कोई पेशेंट है उससे हम कोई चीज करने को बोलते हैं। ठीक है, तो उसके बदले में अगर वो मान लो जो पॉजिटिव बिहेवियर है अगर शो कर रहा है तो उसके बदले में हम उसे 1 टोकन देते हैं और उससे कहते हैं कि आप ऐसे 10 टोकन कलेक्ट कर लेना। तो उसके बाद उसे जो भी फेवरेट चीज होती है, मान लो 10 टोकन अगर वो कलेक्ट कर लेता है और वो 10 टोकन हमारे पास लेके आता है तो उसे या तो हम एक्स्ट्रा टाइम देते हैं थेरेपी का, या फिर उसकी जो फेवरेट चीज होती है वो उसे देते हैं, या फिर उसे मान लो कोई गेम पसंद है तो उसे खेलने के लिए देते हैं, मूवी देखना अगर उसे पसंद है तो मूवी देखने के लिए और उसको टिकट दिला देते हैं। ऐसा ये टोकन इकोनॉमी होती है। ठीक है, इससे भी आपका बिहेवियर चेंज हो जाता है। नेक्स्ट फिर मॉडलिंग, पॉजिटिव एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। ठीक है, अगर पॉजिटिव बिहेवियर शो करेगा तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देंगे और अगर कुछ गलत बिहेवियर शो करेगा तो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट किया जाएगा। ये सारे टेक्निक्स होती हैं बिहेवियर थेरेपी में, इनका यूज किया जाता है। अब बिहेवियर थेरेपी के गोल्स क्या होते हैं, तो मेन गोल इसका यही रहता है कि जो माल एडेप्टिव बिहेवियर है, जो नेगेटिव बिहेवियर है उसे कम करना, इंक्रीज करना डिजायरेबल बिहेवियर, यानी कि जो डिजायर्ड बिहेवियर है उसे बढ़ाना, उसे पेशेंट को क्या होता है जो अच्छी स्किल्स होती हैं, नई स्किल्स होती हैं उन्हें सिखाना, इम्प्रूव करना कोपिंग एबिलिटीज को, कि इंसान आराम से कोप अप कर जाए कोई सिचुएशन में फंसने पे, प्रमोट करना है एडेप्टिव फंक्शनिंग को। नेक्स्ट है इंडिकेशंस, कब कब देनी है हमें बिहेवियरल थेरेपीज, फोबियाज के अंदर, एंजाइटी डिसऑर्डर्स के अंदर, ओसीडी के अंदर, एनयूरेसिस और एनकोप्रेसिस में। एनयूरेसिस और एनकोप्रेसिस का मतलब आपको पता है, बेड वेटिंग और
स्टूल पासेज विदाउट कॉन्शियसनेस, ठीक है। सब्सटेंस अब्यूज में, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स में, एडीएचडी में, ठीक है, इन सब कंडीशंस के अंदर हमें जो बिहेवियरल थेरेपी होती है वो प्रोवाइड करना। रोल ऑफ नर्स इन बिहेवियरल थेरेपी। अब रोल ऑफ नर्स क्या रहता है बिहेवियरल थेरेपी के अंदर? सबसे पहले तो हमें जो भी बिहेवियर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है उसे आइडेंटिफाई करना है, मेंटेन करना है बिहेवियर चार्ट को, रीइंफोर्स करना है पॉजिटिव बिहेवियर को, इंश्योर कंसिस्टेंसी इन रीइंफोर्समेंट यानी कि लगातार रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करना ताकि इंसान अपने बिहेवियर को चेंज कर पाए, एजुकेट करना पेशेंट और फैमिली को, ऑब्जर्व एंड डॉक्यूमेंट प्रोग्रेस एंड सपोर्ट थेरेपिस्ट प्लान, ठीक है, जो भी थेरेपिस्ट का प्लान है उसमें सपोर्ट करना। नेक्स्ट साइकोथेरेपी है हिप्नोसिस। हिप्नोसिस का सिंपली मतलब क्या होता है? एक सेमी अनकॉन्शियस स्टेट होती है, यानी कि सेमी कॉन्शियस यानी कि कॉन्शियसनेस और अनकॉन्शियसनेस के बीच का एक स्टेट होता है। ना तो इंसान पूरी तरह से जाग रहा होता है और ना ही सो रहा होता है, एक बीच की स्टेट होती है जिसके अंदर क्या होता है, इंसान बहुत ज्यादा रिलैक्स्ड होता है, काम होता है और हाईली फोकस्ड होता है। हिप्नोसिस स्टेट ही इंड्यूस कराई जाती है बाय हाईली फोकसिंग ऑन अ पर्टिकुलर, वो हो सकता है विजुअल चीजें हो सकती हैं या फिर कोई साउंड के प्रति फोकस करा के फिर उसके बाद आपको एक ऐसी स्टेट में लेके जाया जाता है। द माइंड बिकम्स मोर रिसेप्टिव टू पॉजिटिव सजेशंस। और इस स्टेट के अंदर क्या होता है कि हमारा जो माइंड होता है वो किसी भी चीज को आसानी से मान लेता है। आप अगर किसी भी पर्सन को हिप्नोटाइज करने के बाद अगर उससे कोई भी काम करने को बोलोगे तो वो इजिली उस चीज के लिए रेडी हो जाएगा और उस काम को करेगा। आपने ऐसी कई मूवीज देखी होंगी, कई सीरियल्स देखे होंगे जिसके अंदर ऐसा किया जाता है और फिर उस पर्सन से कोई काम कराया जाता है या कोई क्राइम कराया जाता है। तो अ, ये एक ऐसी चीज होती है, ठीक है। हिप्नोसिस इट इज यूज फॉर डिसऑर्डर्स कॉज्ड बाय रिप्रेस्ड एंजाइटी। ऐसा होता है कि कई सारे जो हमारे डिसऑर्डर्स होते हैं वो हमारी जो पुरानी बहुत ज्यादा रिप्रेस्ड जो चीजें होती हैं, जो हमारे दिमाग के अंदर बैठ जाती हैं उनकी वजह से होते हैं डिसऑर्डर्स, उनके अंदर यूज में लिया जाता है। द इंडिविजुअल इज डायरेक्टेड इनटू अ स्टेट ऑफ सब कॉन्शियसनेस by rhythmic monotonous instructions and assisted through suggestions to recall certain events that he or she cannot recall while consciousness। यानी कि क्या किया जाता है, किसी इंडिविजुअल को सब कॉन्शियसनेस की स्टेट में लेके जाया जाता है बाय रिदमिक मोनोटोनस इंस्ट्रक्शंस एंड असिस्टेड थ्रू सजेशंस। यानी कि बार बार बोला जाता है आपको नींद आ रही है, आप इस चीज पे फोकस करो, ऐसे ऐसे करके बार बार बोला जाता है जिसकी वजह से वो इंसान होता है सब कॉन्शियसनेस के अंदर चला जाता है और फिर वो जो भी इवेंट्स होते हैं उन्हें रिकॉल कर पाता है इजिली और जो भी हम सजेशंस प्रोवाइड करते हैं उनको इजिली एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। और जो भी चीजें होती हैं जो इंसान मान लो कॉन्शियसनेस के अंदर रिकॉल नहीं कर पाता है उन बातों को भी वो इस स्टेट के अंदर रिकॉल कर पाता है इजिली। अब स्टेजेस ऑफ हिप्नोसिस। हिप्नोसिस के क्या होते हैं, 4 स्टेजेस होते हैं। सबसे पहला स्टेज होता है इंडक्शन स्टेज। इंडक्शन स्टेज के अंदर यानी कि इसके अंदर थेरेपिस्ट पर्सन को रिलैक्स कराता है बाय सॉफ्ट वॉइस, यानी कि धीरे धीरे बोलेगा, लंबी लंबी सांसें लेने को बोलेगा पर्सन से, फिक्सेशन ऑन ऑब्जेक्ट, सिर्फ और सिर्फ एक मान लो पेंडुलम लटका देगा और कहेगा इसकी तरफ ध्यान से देखिए, ठीक है। धीरे धीरे आवाज में बोलेगा, लंबी लंबी सांसें लेने को बोलेगा ताकि जो पर्सन है वो पूरी तरह से रिलैक्स्ड हो जाए। फिर उसके बाद दूसरी स्टेज होती है डीपनिंग स्टेज। डीपनिंग स्टेज के अंदर क्या किया जाता है, पेशेंट इंटर्स इनटू डीपर हिप्नोटिक स्टेट और रिड्यूस अवेयरनेस ऑफ सराउंडिंग। सब फिर धीरे धीरे ऐसे ऐसे करते करते वो जो पर्सन होता है वो हिप्नोटिक स्टेट के अंदर चला जाता है और उसे आसपास की चीजों से अवेयरनेस कम हो जाता है। नेक्स्ट इज सजेशन स्टेज। अब सजेशन स्टेज के अंदर जो भी थेरेपेटिक सजेशंस होते हैं वो दिए जाते हैं कि आप अपने बिहेवियर के अंदर ये चेंज लाओ, थॉट्स के अंदर चेंज लाओ या फिर आपके जो भी सिम्टम्स होते हैं टारगेटेड उनके लिए सजेशंस प्रोवाइड किए जाते हैं। नेक्स्ट फिर टर्मिनेशन स्टेज। टर्मिनेशन स्टेज के अंदर क्या किया जाता है, ग्रेजुअल रिटर्न टू नॉर्मल कॉन्शियसनेस एंड पेशेंट्स फील रिफ्रेश्ड एंड रिलैक्स, ठीक है। वापिस से उन्हें धीरे धीरे
नॉर्मल स्टेट में लेके आया जाता है और जो भी पर्सन होता है काफी फ्रेश होता है और रिलैक्स्ड हो जाता है। ठीक है, तो इसके इंडिकेशंस क्या क्या होते हैं, कब दिया जाता है? एंजाइटी डिसऑर्डर्स के अंदर आप दे सकते हो, फोबिया के अंदर दे सकते हो, कन्वर्जन डिसऑर्डर। पहले इन्हें हिस्टीरिया से जाना जाता था, अब हिस्टीरिया नाम की कोई भी डिसीज एग्जिस्ट नहीं करती है, उसी का एक दूसरा फॉर्म है कन्वर्जन डिसऑर्डर। तो ये एग्जिस्ट करता है, यानी कि जो भी हमारे मेंटल सिम्टम्स होते हैं, मेंटल जो कॉजेस होते हैं, वो फिजिकल सिम्टम्स के अंदर आने लग जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेन मैनेजमेंट के अंदर हैबिट डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे स्मोकिंग, नेल बाइटिंग, इन सब चीजों में ये थेरेपी प्रोवाइड की जाती है। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो, एक इंसान को एकदम से रिलैक्स किया जाता है और एक थेरेपिस्ट लगातार उनसे बात करती रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे रोल ऑफ नर्स क्या होता है हिप्नोसिस के अंदर? हिप्नोसिस के अंदर आपको अगर कोई रोल पूछता है नर्स का क्या होगा, तो सबसे पहला रोल तो ये होता है कि हमें प्रोसीजर को एक्सप्लेन करना होता है फैमिली मेंबर से, पेशेंट से, और उनके जो भी फियर्स होते हैं, एंजाइटी होती है, उसे रिमूव करना होता है, क्वेश्चंस होते हैं उनको आंसर करना होता है। फिर एक इन्फॉर्म्ड कंसेंट लिया जाता है उनसे। फिर प्रिपेयर करते हैं क्वाइट और सेफ इन्वायरमेंट को, ऑब्जर्व करते हैं पेशेंट के रिस्पॉन्स को, प्रोवाइड करते हैं इमोशनल सपोर्ट, रीइंफोर्स थेरेपेटिक सजेशंस, यानी कि जो भी थेरेपेटिक सजेशंस होते हैं उनको रीइंफोर्समेंट किया जाता है। डॉक्यूमेंट इफेक्ट्स एंड प्रोग्रेस, यानी कि जो भी इफेक्ट्स आए, जो भी प्रोग्रेस हुआ, उसे वापस से डॉक्यूमेंट कर लिया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारी साइकोथेरेपी होती है नार्को एनालिसिस। नार्को एनालिसिस हिप्नोसिस की तरह ही होता है, बट इसमें क्या किया जाता है, एनेस्थीसिया दे के पेशेंट को रिलैक्स कराया जाता है, उसे सेमी कॉन्शियस स्टेट के अंदर लाया जाता है, जिसके अंदर वो जो भी रिप्रेस चीजें हैं, जो वो मान लो जागते हुए नहीं बताता, अपना डिफेंस करता है, तो वो इस नार्को एनालिसिस के थ्रू वो उन सारी बातों को, इवेंट्स को भी बता देगा जो वो अवेकनेस में नहीं बताता है। ठीक है, ये ज्यादातर आपने सुना होगा कि सीबीआई ने नार्को एनालिसिस के लिए किसी का, मान लो कोई क्रिमिनल है या कोई पर्सन है जिसके ऊपर लगा हुआ है कि हाँ वो उसने ये क्राइम किया हुआ है, कमिट किया हुआ है, तो उसको उसका नार्को एनालिसिस कराया जाता है ताकि वो जो भी सच है वो बता दे। ठीक है, तो इस तरह से देख सकते हो आप, यहाँ पे पेशेंट को बांध के रखा गया, बांधा नहीं जाता है। यहाँ पे क्या किया जाता है, इसको आईवी बारबिटूरेट्स देते हो, लाइक सोडियम पेंटाथॉल। ठीक है, सोडियम पेंटाथॉल इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो एनेस्थीसिया वाली स्टेट में चला जाता है। फिर उससे लगातार यहाँ पे एक डॉक्टर होता है जो कि क्वेश्चनिंग करता रहता है, और वो फिर जो भी आंसर देता है उसे रिकॉर्ड किया जाता है, ताकि पता चल पाए कि हाँ उसने क्या किया है, क्या नहीं किया है, वो क्लियर हो सके। ठीक है, तो इसकी अगर आप प्रॉपर डेफिनेशन की बात करते हो, तो नार्को एनालिसिस इज द फॉर्म ऑफ साइकोथेरेपी इन विच लाइट एनेस्थीसिया वाज प्रोड्यूस्ड बाय स्लो यूज ऑफ आईवी बारबिटूरेट्स लाइक सोडियम पेंटाथॉल। इसके अंदर क्या किया जाता है, लाइट एनेस्थीसिया दिया जाता है थ्रू आईवी बारबिटूरेट्स। आफ्टर एडमिनिस्ट्रिंग ड्रग, patient were encouraged to talk about their experiences and discuss event that would ordinarily be suppressed, यानी कि जो पेशेंट कॉन्शियसली दबा के रखता है उन बातों को भी यहाँ पे बार बार उससे पूछा जाएगा, और वो यहाँ पे बता देगा कि क्या इवेंट हुआ था, क्या चीजें थी, क्या एक्सपीरियंसेस थे, वो सब बातें यहाँ पे पेशेंट इजिली बता पाएगा। अब इसका क्या प्रोसीजर रहता है, सबसे पहला तो प्रिपरेशन स्टेज, यानी कि पेशेंट को क्या होता है, फिजिकली और साइकोलॉजिकली उसका असेसमेंट किया जाता है कि उसे कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं आने पाए या उसे कोई प्रॉब्लम ना होने पाए। इन्फॉर्म्ड कंसेंट ली जाती है, ये मैंडेटरी होता है नार्को एनालिसिस के पहले, क्योंकि उसके अंदर भाई हम आईवी ड्रग दे रहे हैं तो उसके साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। एक्सप्लेन करना होता है प्रोसीजर को पेशेंट को। ठीक है, नेक्स्ट फिर जो भी रिससिटेशन के इक्विपमेंट्स होते हैं, हो सकता है कि जो एनेस्थीसिया है उसकी वजह से कुछ साइड इफेक्ट हो जाए या पेशेंट की प्रॉब्लम होने लग जाए, तो उसके लिए रिससिटेशन के जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं, वो आपका एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन के लिए सारे रिससिटेशन वाले इक्विपमेंट्स, जो भी इमरजेंसी ड्रग्स होती हैं, वो सब अवेलेबल कराना, ये सब प्रिपरेशन के अंदर आता है। फिर उसके बाद अब जब स्टार्ट हो जाता है तो सबसे पहले ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन क्या किया जाता है, धीरे धीरे किया जाता है, आईवी रूट से किया जाता है। डोज केयरफुली नोटेड, जो भी डोज होता है उसको केयरफुली नोट करके रखना होता है। पेशेंट इंटर्स ट्विलिंग
स्लीप स्टेट, यानी कि वो एक स्लीप स्टेट में आ जाता है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बाद। अब फिर इसके बाद शुरू किया जाता है इंटरव्यू स्टेज। अब इसके अंदर थेरेपिस्ट जो होता है वो सिंपली और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है पेशेंट से कि आप उस दिन कहाँ थे, आपने क्या देखा था, आप क्या किया था आपने उस दिन, तो ये सब चीजें ऐसे करके उनसे पूछा जाता है और फिर वो बताएगा। पेशेंट रिस्पॉन्ड फ्रीली विथ रिड्यूस रेजिस्टेंस, यानी कि ऐसे क्या होता है कि इंसान जो होता है अपनी कॉन्शियसनेस में वो सारी बातें छुपाता है जिसमें वो गलत होता है, तो वो यहाँ पे नहीं कर पाएगा और यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस होता है वो कम हो जाता है, वो यहाँ पे अपनी सारी बातों को बताएगा। ठीक है, इम्पोर्टेंट वर्बलाइजेशन आर रिकॉर्डेड, यानी कि जो भी इम्पोर्टेंट बातें होती हैं उनको रिकॉर्ड कर लिया जाता है। टर्मिनेशन और रिकवरी, अब लास्ट में क्या होता है, ड्रग को स्टॉप किया जाता है, पेशेंट को धीरे धीरे रिकवर होने दिया जाता है और ऑब्जर्व किया जाता है साइड इफेक्ट्स के लिए। ठीक है, अब रोल ऑफ नर्स क्या होता है यहाँ पे आपका नार्को एनालिसिस के अंदर, सबसे पहले प्री प्रोसीजर असेसमेंट कराना, फिर उसके बाद जो भी प्री ऑपरेटिव या जो प्री प्रोसीजर जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं उनको अरेंज करना, ड्रग को अरेंज करना, कंसेंट लेना, ये सब चीजें करना। ठीक है, वेरीफाई कंसेंट, ऑप्टेन कंसेंट, ये सारा काम होता है। प्रिपेयर करना इमरजेंसी इक्विपमेंट्स को, मॉनिटर वाइटल साइंस को मॉनिटर करते रहना कंटिन्यूअसली, असिस्ट करना साइकेट्रिस्ट को प्रोसीजर के टाइम पर, ऑब्जर्व करना कोई भी अगर ड्रग का रिएक्शन हो रहा है उसे, प्रोवाइड करना पोस्ट प्रोसीजर केयर, यानी कि जब वापस से एनेस्थीसिया का असर कम हो रहा होता है तब पेशेंट को जो केयर जरूरत होती है उसके साथ में प्रेजेंट रहना होता है, उसे कोई साइड इफेक्ट ना होने पाए, वो सब चीजें करना होता है। मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी एंड डॉक्यूमेंट, ठीक है, यानी कि जो जो भी बातें बताई गई हैं उसे आपको कॉन्फिडेंशियल रखना है, किसी के साथ शेयर नहीं करना है और डॉक्यूमेंट करना है प्रॉपरली। नेक्स्ट फिर हमारी साइकोथेरेपी है इंडिविजुअल थेरेपी। इंडिविजुअल थेरेपी जैसे कि अभी हमने जो भी साइकोथेरेपीज पढ़ी हैं वो हम ग्रुप में प्रोवाइड करते हैं, तो वो जो भी फैमिली को प्रोवाइड करते हैं वही सारी साइकोथेरेपी अगर हम सिर्फ और सिर्फ एक इंसान को 1-to-1 फेस टू फेस कांटेक्ट करके, एक थेरेपिस्ट और एक इंडिविजुअल बैठ के अगर एक थेरेपी ले रहा होता है तो उसे हम इंडिविजुअल थेरेपी कहते हैं। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो, ये मिलियो थेरेपी दी जा रही है, यहाँ पे कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है, यहाँ पे ऑक्यूपेशनल थेरेपी है और ये आपका जो भी कॉग्निटिव थेरेपी होती है वो यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है। यहाँ पे सिर्फ एक पेशेंट और एक थेरेपिस्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे 1-to-1 कन्वर्सेशन होते हैं। तो इंडिविजुअल साइकोथेरेपी इज अ फॉर्म ऑफ साइकोथेरेपी in which one therapist work 1-to-1 with a single patient to help the person understand thoughts, emotions, behavior and conflicts, and to promote emotional healing, personal growth, etc. It is a private, confidential conversation between a therapist and a patient aimed to aid solving emotional, behavioral और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्राइवेट कन्वर्सेशन होती है, इसमें कॉन्फिडेंशियलिटी ज्यादा होती है, ये किसी के साथ शेयर नहीं किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ थेरेपिस्ट और पेशेंट होता है एक टाइम पर और ये आपस में बात करते हैं, जो भी इमोशनल, बिहेवियरल और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हें एड्रेस करते हैं। इसका गोल क्या होता है इंडिविजुअल थेरेपी का, रिड्यूस करना इमोशनल डिस्ट्रेस को, इम्प्रूव करना इंसाइट और सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, मॉडिफाई करना माल एडेप्टिव बिहेवियर्स को, इम्प्रूव करना कोपिंग स्किल्स को, रिजॉल्व करना जो भी इनर कॉन्फ्लिक्ट्स है, अंदर से जो कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं उनको रिजॉल्व करना, प्रमोट करना पर्सनालिटी ग्रोथ एंड प्रिवेंट करना रिलैप्स को, कि वापस से दोबारा कोई भी कंडीशन अराइज ना होने पाए। अब यहाँ पे रोल ऑफ नर्स क्या होता है इंडिविजुअल साइकोथेरेपी के अंदर, यहाँ पे क्या होगा, इस्टेब्लिश करना होता है सबसे पहले हमें नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। ठीक है, थेरेपिटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप मैंने आपको अच्छे से पढ़ा रखा है, तो उसे इस्टेब्लिश करना, इनकरेज करना पेशेंट को कि वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करे, मेंटेन करना कॉन्फिडेंशियलिटी को, ऑब्जर्व करना बिहेवियर इमोशनल रिस्पॉन्सेस को, रीइंफोर्स करना पॉजिटिव कोपिंग स्ट्रेटेजीज को, प्रोवाइड करना इमोशनल सपोर्ट, असिस्ट करना थेरेपिस्ट को जब भी जरूरत हो उसे, और डॉक्यूमेंट करना जो भी प्रोग्रेस है उसे। तो ये पूरा कंप्लीट हमने साइकोथेरेपीज पढ़ी यहाँ पे, जो भी साइकोथेरेपिटिक
मॉडलिटीज होती हैं उनको कंप्लीट किया है यहाँ पे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे आपका जो भी मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं उनको सीरियल वाइज पढ़ना। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।